और 12th के छात्र छात्राओं, आपके लिए आया है इंग्लिश का नया चैप्टर जिसका नाम है द एनिमी। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर पसंद आए और ये रहा आपके सामने आपका चैप्टर। हेलो गाइस, हम लोग आज बात करने वाले हैं अपने एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है द एनिमी। तो मेरा नाम है सडाओ और मैं जापान में रहता हूँ और हमारा जो घर है वो जापान के एक टापू के ऊपर बना हुआ है। ये जो घर है ये जापानीज स्टाइल में एक बड़े से पत्थर के ऊपर बनाया गया था। मेरा बचपन इसी टापू पर बीता और मैं यहाँ के पेड़ों पर चढ़ता था और घूमता था, खूब मस्ती करता था मैं इन्हीं पेड़ों के बीच में। और मुझे याद है कि मेरे डैडी मुझे बचपन में यहाँ पे अलग अलग टापू में ले जाते और मुझसे कहते, बेटा ये जो जगह है ये जापान का फ्यूचर डिसाइड करेगा। और मैं उन दिनों डैड से पूछता कि भैया हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा। क्या पता कहाँ जाएगा, मुझे क्या पता, क्योंकि फ्यूचर और भैया ऐसी बातें इनका कुछ ठिकाना नहीं होता, कितना बड़ा हो जाए। और ये बात जो थी मेरे जहन में हमेशा के लिए बैठ गई। और उन्होंने ये कहा कि फ्यूचर और कामयाबी का कोई भरोसा नहीं होता और वो जितना सोचो उतना बड़ी होती है। ये बात मेरे सच में मेरे जहन में बिल्कुल बैठ चुकी थी और मैंने ये हमेशा सोच के रख लिया कि भैया इंसान का फ्यूचर होता है वो कभी भी कोई डिसाइड नहीं कर सकता। वो जितना बड़ा सोचता है उसका फ्यूचर उतना ब्राइट होता है। और मेरे जो डैडी थे वो काफ़ी एम्बिशियस पर्सन थे और उन्होंने जो मुझसे कहा मैंने वही करने का सोचा। जो जो उन्होंने कहा वो मैंने किया। ऐसा भी नहीं था कि मेरे जो डैड थे बहुत फ्रेंडली थे और इवन कि वो तो मेरे साथ खेला भी नहीं करा करते थे। लेकिन मैंने कभी किसी चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं की कि आप मेरे साथ नहीं खेले, क्योंकि वो एक बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन थे। और आज मैं जहाँ पे भी हूँ और जो भी हूँ वो सब उनकी वजह से ही हूँ। और उनका सपना था कि मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं, इसलिए उन्होंने मुझे 22 साल की उम्र में अमेरिका डॉक्टर बनने के लिए भेज दिया था। जब मैं 30 साल का हो गया तो मैं जापान वापस आया और फाइनली मैंने उनका सपना पूरा किया। और वापस आके मैंने उनका सपना पूरा किया। और जो मेरे डैड थे वो चाहते थे कि मैं जापान का नंबर 1 सर्जन बनूं और लो मैं बन चुका था। मैं जापान का नंबर 1 सर्जन था और एक साइंटिस्ट भी। ओह, आप लोग अब सोचेंगे कि मैं साइंटिस्ट कैसे था। तो मैं एक दवा के ऊपर खोज कर रहा था, ऐसी दवा जो कि मतलब जो बता दे कि या सही कर दे कि किसी भी बीमारी को सही कर दे। तो मैं ऐसी एक दवा के ऊपर खोज कर रहा था। आज जापान वर्ल्ड वॉर सेकंड में फंसा हुआ है और जो मेरी खोज है वो मेरे देश के लिए कितनी काम आ सकती है ये तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वॉर चल रही है तो मेरा काम बैटल फील्ड में ज़्यादा होगा। तो रीज़न क्या है कि मैं वहाँ पे युद्ध करने नहीं गया। तो इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि अगर मैं उन युद्ध में करने चला गया, सैनिकों की हेल्प करने चला गया, तो मेरी ये खोज कौन करेगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि जो हमारे जापान के जनरल हैं उनको हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम है और उनको सर्जरी कराने की भी ज़रूरत रहती है। यानी कि उनको सर्जरी की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती थी। इस वजह से मैं जापान में रुका हुआ था। खैर मैं भी किन बातों में लग गया। मैं अपने आइलैंड के बारे में बता रहा था। खैर मैं क्यों फालतू में लग गया उस बातों के। मेरा आइलैंड कितना खूबसूरत था, कितना सुंदर सा यहाँ का दृश्य है। और इतने अच्छे पहाड़ के ऊपर हम इतने बड़े पहाड़ के ऊपर इतने अच्छे पत्थर के ऊपर हमारा घर है, कितना अच्छा गार्डन है और घर के सामने ही समुद्र है। कितना अच्छा लगता है यहाँ पे रुकना। और आजकल तो काले बादल भी हो जाते हैं समुद्र के ऊपर सामने। शाम की ये ठंडी ठंडी हवाएं और ये काला फॉग, ओए होए क्या नज़ारा होता है। मैं शाम के रोज इस नज़ारे का मज़ा लेने के लिए घर से बाहर खड़ा हो जाता हूँ इस शानदार नज़ारा का मज़ा लेने के लिए। और तब तक देखता रहता हूँ जब तक कि ये समुद्र से आता हुआ फॉग मेरे घर तक ना पहुँच जाए। तब तक मैं उस दृश्य को निहारता ही रहता हूँ।
और जब वो फॉग मेरे घर तक पहुंच जाता है तो मैं घर के अंदर अपनी पत्नी हाना के पास पहुंच जाता हूं और वहां पे मेरे 2 बच्चे होते हैं जो कि बहुत प्यारे हैं। मेरी लाइफ बहुत सुकून भरी लाइफ है। कितनी चैन भरी लाइफ है मेरी। जैसे ही मैं ये कहने जा रहा होता हूँ तभी उसी वक्त मेरी जो पत्नी है हाना, मेरी ब्यूटीफुल पत्नी घर के बाहर आती है और अपनी प्यारी भरी आंखों से मुझे देखती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है। ओए होए होए होए, क्या बेहतरीन नज़ारा था ये। एक अच्छी वाइफ है हाना। क्या आपको पता है कि मैं हाना से अमेरिका में मिला था और मैंने हाना से अपने दिल की बात तब तक नहीं कही जब तक कि मुझे ये कंफर्म नहीं हो गया कि जो हाना है वो जापानीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ जापान के अंदर केवल जापानीज़ लड़की से ही शादी की जाती है। और मेरे डैड इस बात को बहुत मानते हैं और मैं भी मानता हूँ। ये तो मेरा लक था जो मुझे हाना मिल गई, वरना लंगूर के हाथ में अंगूर कब आने लगा। हाना मुझे अमेरिकन प्रोफेसर के घर में मिली थी। मुझे आज भी याद है प्रोफेसर हार्ली का घर। वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो फॉरेनर्स की हमेशा हेल्प किया करते थे और जो हाना थी मुझे उन्हीं के घर पे मिली थी और मुझे उससे पहली बार में ही मुझे उससे प्यार हो जाता है। और उसके बाद हमने अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद जापान में आकर मैंने अपनी डैड की परमिशन से हम दोनों ने लगन कर लिया, यानी कि शादी कर ली। और आज के समय हमारे 2 बच्चे हैं और ब्यूटीफुल लाइफ है। और क्या ही चाहिए यार, सोचो जरा क्या ही चाहिए। और चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही हम लोग अंदर जाने वाले थे हमने देखा समंदर की तरफ से कुछ ब्लैक शैडो जैसा निकल के आता है। नो डाउट ये कोई आदमी ही होगा। और ये कुछ देर समुद्र से निकला और कुछ कदम चलने के बाद वहीं पे गिर पड़ा। शदाओ, देखो ये कौन है। शदाओ, देखो ये कौन है। एकदम से वो आदमी घुटनों के बल दोबारा चलता हुआ दिखता है। दोबारा से वो मुंह के बल गिर जाता है। हो सकता है ये कोई फिशरमैन हो सकता है कि उसे पत्थरों से टकराकर चोट लग गई हो। फिर हम दोनों भागते हुए उस आदमी के पास पहुंचते हैं और जैसे ही हम लोग उस आदमी के पास पहुंचते हैं और हमें आइडिया लग जाता है कि उस आदमी को बहुत चोट लगी हुई है, क्योंकि उसके आसपास की जो मिट्टी थी वो खून से गीली हो चुकी थी। वहां चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। उसका फेस मिट्टी की तरफ पड़ा हुआ था और उसका जो फेस मिट्टी की तरफ पड़ा हुआ था तो मैंने उसका चेहरा उठाया और जैसे मैंने उसे देखा और मैं कांप गया कस के। मेरे हाथ कांपने लगे। सदाओ, ये तो अमेरिकन है। सदाओ, ये तो अमेरिकन है। हाँ हाना, हाँ ये तो वाइट मैन है और इसके येलो ब्लॉन्ड बाल भी हैं और इसकी येलो बियर्ड भी है। हाँ ये तो अमेरिकन है और देखो ना इसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा है और इसके शोल्डर्स पर गोली भी लगी हुई है। इसके शोल्डर्स पर गोली लगी हुई है। ओह शदाओ, अब हम लोग क्या करें। इसकी बॉडी से तो खून भी निकल रहा है। अब हम लोग क्या करें शदाओ, बोलो ना शदाओ। और यहाँ तो कोई आसपास है भी नहीं शदाओ। अब हम लोग क्या करेंगे। मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूँ और जिस हिस्से से उसका खून ज़्यादा निकल रहा था वहाँ पे मैं कुछ लगा देता हूँ। क्यों ना इसे पानी में फिर से फेंक दिया जाए। हाँ शदाओ, तुम सही कह रहे हो। इसे उठाओ और पानी में दोबारा से फेंक दो। हाँ शदाओ, तुम यही करो, क्योंकि
हम लोग इसे घर तो नहीं ले जा सकते, और अगर हमने पुलिस को दे दिया तो पुलिस वाले इसे मार मार कर मार डालेंगे। इसे दोबारा पानी में फेंक देते हैं। और हम लोग अब बताओ क्या करें? घर में रख नहीं सकते और पुलिस को दे नहीं सकते। और मेरी नजर उसकी सर के ऊपर जो हैट थी उसके ऊपर जाता था, जिसके ऊपर लिखा था यूएस नेवी। हाना निश्चित ही एक वॉर ऑफ प्रिजनर है, इसे वॉर के दौरान पकड़ा गया है। हाना आप जल्दी बताओ, अब हम लोग करें क्या? बता तो दिया मैंने, उठाओ और पानी में फेंक दो इसे। फेंक दूं? अकेले कैसे फेंक दूं? तुम भी तो उठाओ ना मेरे साथ इसे। मैं क्यों टच करूं इसे? मैं नहीं हाथ लगाने वाली इसे। हाँ ना, अगर ये ठीक होता ना तो मैं पुलिस को हाल के हाल उठा के दे देता, पर ये देखो इसकी हालत तो देखो तुम। क्या ये तुम्हें लगता है कि ये देने लायक है? क्योंकि भैया जितने भी अमेरिकन हैं सब हमारे दुश्मन हैं, और हम लोग अपने दुश्मन को पनाह नहीं देते हैं। पर इसका फेस तो देखो, कितना छोटा सा बच्चा है ये। हाँ ना, देखो कितना बच्चे जैसा है। पर मैं एक डॉक्टर हूँ हाँ ना, तुम कहो तो मैं इसे अपने घर ले चलूँ ना और इसका इलाज कर दूँ। अगर सर्वेंट ने कुछ कहा फिर? सर्वेंट कुछ बोलेंगे फिर? यार हम कह देंगे ना, इसको ठीक करने के बाद हम पुलिस के हवाले कर देंगे, और फिर हम लोग उसे उठाकर अपने घर में ले जाते हैं। लेकिन सड़ाओ, हम लोग इसे रखेंगे कहाँ पर? एक काम करते हैं, जब से डैड गए हैं हम लोग तब से वो रूम खाली पड़ा है, क्यों ना हम लोग इसे वहीं पर रख दें। कितनी अच्छी जगह रहेगी इसके लिए, और वैसे भी वो पुराना जापानीज स्टाइल का कमरा है और इसके लिए कंफर्टेबल होगा वो। तो चलो वहीं पे रख देते हैं इसे, अच्छा रहेगा। सड़ाओ, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत गंदा है? इसकी बॉडी में देखो, हर जगह से ब्लड ही ब्लड निकल रहा है। हाँ हाँ ना, तुम सही कह रही हो। मुझे भी लगता है कि पहले हमें इसे साफ कर देना चाहिए। हमें से तुम्हें क्या मतलब है? मैं इसे छूने वाली भी नहीं हूँ, मैं इसे छूंगी भी नहीं। हाँ हाँ ना, तुम टच भी मत करना इसे। तो हम लोग ये काम अपने नौकरों से करवा लेते हैं। हाँ, जाके तुम यूमी से कह दो वो कुछ देर के लिए बच्चों को छोड़ दे और हमारी यहाँ पे आकर हेल्प करे। तब तक मैं इसके ब्लड को रोकने का उपाय करता हूँ कुछ न कुछ। कहीं ऐसा ना हो कि ये मर जाए, और मैं अपना हाथ उसके सीने पर रखता हूँ और धक्का देता हूँ। देखो यार, इसके सीने की धड़कन तो चल रही है, लेकिन अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। यूमी, ये सब काम छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो और साथ में कुछ गर्म पानी और एक टॉवल ले लेना। टॉवल, ठीक है यूमी? और जल्दी से उस वाइट मैन के रूम में जल्दी से आ जाओ मेरे साथ। मैं ये साफ आप करने वाली नहीं हूँ, तुम्हें क्या लगता है? यूमी, तुम मेरी नौकरानी हो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हाँ, तो नौकरानी हो तो कुछ भी करा लोगी क्या मुझसे? अरे मेरी हाना, तू ज्यादा आर्ग्यूमेंट मत कर इससे। अगर इसने किसी को जाके कह दिया ना तो तेरी तो लंका लग जाएगी ना, समझी ना हाना मेरी जान? हाँ यूमी, तुम मत करो। हाँ, हम लोग इसे जल्दी ये ठीक हो जाएगा पुलिस के हवाले कर देंगे इसे। हाँ यूमी, हम लोग इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। जाओ यूमी, जो तुम्हारा काम है तुम वो करो, ये सब छोड़ो, तुम जाओ अब। यार यूमी को लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकती। नहीं, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ। हाँ हाना, मैं ये कर लूंगी। ये आखिरकार एक इंसान ही तो है ना, मैं ये काम कर लूंगी। और मैं गरम तौलिए से उसका फेस साफ करती हूँ जो कि खून
अरे हाना, तुम इसे साफ क्यों कर रहे थे? कर रही थी। तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। अरे हना, अरे मेरी हनाओ, मैं तो सर्जरी का सामान लेने के लिए गया था ना। तुम एक काम करो, टॉवेल लेके आओ जाके, और मैं लग जाता हूँ इसके बॉडी के ऑपरेशन करने में। और ध्यान रखना हनाओ, अगर ये चिल्लाए चीखे तो एक काम करना, इसे एनेस्थीसिया दे देना, समझी हनाओ? पर मुझे तो देना ही नहीं आता, मैं कैसे दूंगी ना। चलो कोई नहीं, मैं बता दूंगा। पहले हमारे लिए एक काम इम्पोर्टेंट है कि हम इसकी बॉडी से गोली निकाल दें, वरना बहुत खतरनाक हो जाएगी वो इसके लिए। और इसका खून निकलता जा रहा है, अगर गोली नहीं मिली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है कि इसकी जान भी चली जाए। ये सुनकर हनाओ का जो फेस था वो बिल्कुल पीला पड़ गया, और ये सुनकर उसका जो चेहरा था बहुत ज्यादा पीला पड़ गया, और वो बाहर जाके उल्टी कर देती है। और जैसे ही वो अंदर आती है, और उसी वक्त वो अमेरिकन चिल्लाता है, और जो मेरी बहादुर बीवी है वो मुझसे आकर पूछती है, बताओ कहाँ है वो एनेस्थीसिया, मैं लगा दूं उसे। और कैसे लगाते हैं इसे? हाँ मैं बताता हूँ उसे कैसे लगाते हैं। एक काम करो, एनेस्थीसिया को रुई में लगाकर इसके मुंह पे लगा दो। यार, मुझे अपनी बीवी की इतनी बहादुरी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर एकदम से मुझे उसकी बॉडी में मिल जाती है गोली। ओ माय फ्रेंड, मुझे ये गोली मिल गई, ये किडनी के पास है। फाइनली गोली तो अब निकल गई। फिर मैं उसे एक इंजेक्शन देता हूँ जिससे कि उसका जो पल्स रेट है वो बढ़ सके, और वहां पट्टी कर देता हूँ जहां जहां उसको खून निकल रहा होता है। और थोड़ी देर बाद उस अमेरिकन को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? तुम घबराओ नहीं, तुम सुरक्षित जगह पर हो। और मैं खाना खिलाते हुए मैं अपने मन में सोच रही हूँ, मुझे नफरत है इस काम से। पता नहीं मैं ये काम क्यों कर रही हूँ। खैर, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। वो अमेरिकन पूछता है कि हमारे साथ क्या करोगे आप लोग? तो हनाओ, मुझे भी नहीं पता हीरो, हम लोगों को खुद नहीं पता कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। फिलहाल में तो हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। और फिर हम लोग रूम के बाहर निकल जाते हैं, और मैं हनाओ से पूछता हूँ, क्या हनाओ हम लोग ठीक कर रहे हैं ना? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हर इंसान की मदद करनी चाहिए, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। हाना हम लोग ठीक कर रहे हैं ना? तुम्हें क्या लगता है, हम लोग ठीक कर रहे हैं ना? हाँ सडाओ, तुम सही कह रहे हो, पर हमारे ये सर्वेंट या बाकी लोग शायद ये लोग बात ना समझे। अगले दिन सभी सर्वेंट की मीटिंग चल रही थी गार्डन में। जो ओल्ड सर्वेंट है वो कहता है, जो गार्डनर होता है वो कहता है, मैं इसके पापा को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, और ये सडाओ भी बहुत अच्छा आदमी है अपने पापा की तरह। ये किसी का बुरा नहीं चाहता, पर कुछ भी हो, उस एनिमी को बचाना नहीं चाहिए था उसे, ये उसने गलत किया। हाँ, तुमने सही कहा। सडाओ कुछ ज्यादा ही अपनी एबिलिटी पर यकीन करता है। इन लोगों ने तो इतना भी नहीं सोचा, अगर इनको कुछ हो जाएगा तो इनके बच्चों का क्या होगा। और अब धीमे धीमे ये अमेरिकन ठीक होने लगता है। अब उसको घर पे आए हुए 7 दिन हो चुके थे, और 7वें दिन एक इंसिडेंट होता है कि घर के जितने भी नौकर होते हैं उन सब ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अमेरिकन है और वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। इसलिए वो सभी के सभी नौकर अपना पैसा लेकर छोड़ के चले जाते हैं। और जो यूमी होती है वो हाना के पास आके कहती है, मेम साहब, अगर बच्चों को मेरी याद आए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाएगी। दूसरा इंसिडेंट होता है कि हमारे घर के बाहर दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज आती है।
कौन है बाहर? कौन है बाहर? हेलो, एक आर्मी मैन। सड़ाओ, बाहर कोई आर्मी मैन खड़ा हुआ है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये। साहब जल्दी चलिए, जनरल साहब को अटैक आया है। क्या? बस इतनी सी बात थी? क्या आपको क्या लगता है ये जनरल को अटैक आया ये बहुत छोटी बात है? अरे हनाओ, चुप हो जाओ तुम। अरे ये हनाओ तो ऐसी ही, वो कुछ भी बोल देती है। चलो चलते हैं। सड़ाओ, मैं बच जाऊंगा ना? हाँ, क्यों नहीं। आप इस बार तो बच गए हैं, पर अगली बार मुश्किल हो जाएगा थोड़ा आपके लिए अब। यार ऐसा मत करो, मेरी जान बचा लो। उसके बदले तुम जो कहोगे मैं वो कर दूंगा। सर पक्का आप वही कर देंगे? हाँ पक्का, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर मैं जनरल को सारी बात बता देता हूँ जो मेरे साथ बीता उस अमेरिकन के बारे में। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आखिर तुम मेरे डॉक्टर जो हो। एक काम करता हूँ, मैं अपने कुछ बंदे रात के तुम्हारे घर पर भेज देता हूँ। चुपचाप तुम और अपनी बीवी से कह देना लेटे रहे, वो अपना सारा काम करके चले जाएंगे। ओके सड़ाओ, इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और किसी को तुम पर शक भी नहीं जाएगा। बस तुम उसे बाहर वाले में सुला देना। थैंक यू जनरल सर, थैंक यू जनरल सर, थैंक यू सर। अगर हनाओ को कुछ लगा भी तो मैं उससे ये कह दूंगा कि जो आदमी था वो घर छोड़ के चला गया। बड़े दिनों बाद इस आदमी से छुटकारा मिला मुझे अब, और मैं उस आदमी को बाहर के कमरे में सुला देता हूँ। और उस रात में काफ़ी हवाएं चल रही थी और उस कमरे से आवाज़ भी काफ़ी सारी आ रही थी, और मैं समझ गया था कि बंदे आ चुके हैं उसे मारने के लिए। और अगले दिन और कुछ नहीं होता उसे, और यही जो चीज़ थी वो 3 दिन तक सेम चीज़ यही चलती रहती है। अब मुझे लगता है कि उस अमेरिकन को वापस भेज देना चाहिए। भाई अब तो हो चुका है ठीक, अब तुझे जाना चाहिए। सामने जो आइलैंड दिख रहा है तू वहाँ पे चला जा, वहाँ पे कोरियन से बोट आती रहती हैं, तो उसी पे बैठ के निकल जाना। अरे भैया मैं जाऊँगा कैसे वहाँ पर? अरे उसकी टेंशन तू मत ले। और ये ले बोट, खाना और ये फ्लैश लाइट। ये फ्लैश लाइट किस लिए? अरे जब तुझे ज़रूरत पड़े तो ये 2 बार फ्लैश लाइट जला देना। मैं रोज़ शाम के यहाँ खड़ा होता हूँ तो मैं तेरा सिग्नल पकड़ लूँगा। और गलती से भी आग मत जलाइयो, वरना वहीं पकड़ के मारेंगे और तुझे जिंदा मार देंगे। अरे थैंक यू भैया, दिल से थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। चल छोड़, अब तू जाने दे, तू आराम से निकल, अब आराम से रहियो, ठीक है? अब रुला मत मुझे। इस प्रकार मैं उस सो कॉल्ड प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छोड़ देता हूँ और बचा लेता हूँ उसे मैं। एक दिन जनरल मुझे वापस अपने पास बुलाता है और पूछता है, उस बंदे का क्या हुआ जो तुम मुझसे बात कर रहे थे? मैंने उस बंदे को छोड़ दिया। अच्छा, तुमने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया? बताया तो था मैंने आपको। यार मेरी खुद हेल्थ खराब है और मैं खुद भूल गया था ये। प्लीज सड़ाओ, ये किसी को मत बताना कि मैं भूल गया था ये बात। ओके जनरल साहब, मैं अब किसी को नहीं बताऊंगा। और इसी के साथ अपना जो लेक्चर था वो होता है खत्म, और मिलते हैं